जी बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। बिल्कुल। अब ना महिलाओं को सबसे ज्यादा प्यारा अगर कुछ होता है विच इज गोल्ड, गोल्ड। हाँ, एंड सिल्वर। ठीक है, तो हम गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पर बात करेंगे, आप बताएं। देखिए, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है हम्म जो स्त्री धन में भी आती है, हम्म और क्योंकि हम भारत में हैं तो यहाँ पे क्या है हम्म, कि हम कितना ही कहें कि दहेज लेना पाप, दहेज देना हाँ, पाप, लेकिन कोई भी महिला, मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में ऐसी होगी जो शादी करके जाए और उसके पिताजी इसको गोल्ड ना उसको दे। यथा अनुसार गोल्ड ना दे, चाहे वो 1 ग्राम दें या 1 किलो दें या 100 किलो दें या 10 ग्राम दें, मुझे नहीं पता, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं हाँ करना चाहता। हाँ। लेकिन गोल्ड के लिए हमेशा एक फैसिनेशन है विमेन का। हम्म। जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो भी अगर छोटे मोटे पैसे बचा लेती हैं, कभी टॉप्स ले आएंगी, कभी अंगूठी ले आएंगी, या जैसे मेरे को 25 साल हो गए, मैं अपने निजी तजुर्बे से बोलता हूँ कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कमाई बढ़ रही है या मेरे पास पैसा आ रहा है, हम्म तो मेरी वाइफ अपने आप ही कह देती है चलो दीपक किसी दिन गोल्ड ले आते हैं। हम्म तो ये एक बेसिक नेचर ऑफ विमेन है इंडिया में, हम्म और मैं कहता हूँ कि ये है तो घर बचे हुए हैं, हम्म क्योंकि गोल्ड हैज़ बिकम सच अ बिग असेट हम्म कि आपका ये छोटा छोटा लिया हुआ गोल्ड कहाँ पहुँच गया। देखिए, 4,000, मेरी शादी पे 4,000 रुपये गोल्ड था, और आज 1 लाख से ऊपर है। जी तो अगर मेरी वाइफ ने उस टाइम का गोल्ड संभाल के रखा हुआ है तो वो हमारे लिए तो एक असेट बन ही गया ना। बिल्कुल, हाँ। अगर हमने कोई उस वक्त समझो 4,000 रुपये का गोल्ड लिया था तो आज वो 1 लाख हो गया। अगर मान लो उस वक्त 4 लाख का लिया था तो आज वो 1 करोड़ हो गया। जी बिल्कुल। तो ये तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई वो नहीं है। और गोल्ड क्योंकि क्या है, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है। जी आज किसी भी कंट्री को मान लो, ऐसा नहीं है कि आज मोदी जी या आरबीआई का मन करा और उन्होंने कहा भैया इतने नोट छाप दो और हम पब्लिक में बांट देंगे, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें नोट छापने हैं तो उन्हें पहले 1 किलो गोल्ड रखेंगे तो 1 करोड़ के नोट छपेंगे, वो फिर आप लोगों में बटेंगे और उसके अगेंस्ट वैल्यू आएगी। अगर ये गोल्ड नहीं होगा तो इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो कागज़ का टुकड़ा है, जितने मर्जी छाप लो। तो टू हैव अ वैल्यू फॉर योर करेंसी, गोल्ड जो मतलब वो क्या नाम है, गोल्ड को कोलेट्रल रखता है, और ये हर कंट्री को रखना पड़ता है, कोई ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है। किसी भी कंट्री को नोट छापने हैं तो उसे गोल्ड लेना पड़ेगा। तो गोल्ड क्या है, इट इज़ ए बैकअप फॉर योर करेंसी। तो ये तो सब कंट्री बाय करती ही रहेंगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली। हाँ, फिर मैंने कहा बाजार के जोखिमों के अधीन, यानी कम ज़्यादा वैल्यू होगी लेकिन ज़ीरो तो कभी नहीं होने वाला जी गोल्ड। बिल्कुल, और वैसे भी एक स्केयर सिटी वाला मेटल है। हाँ हाँ। स्केयर सिटी वाले मेटल वो होते हैं जिनकी की दुनिया में जो वो है क्या नाम है, उपज, वो लिमिटेड है। जी ऐसा नहीं है कि गोल्ड जो है कई लाखों टन है अपने यहाँ, नहीं, गिना चुना गोल्ड है। और जैसे जैसे ये निकलता जा रहा है वैसे वैसे ज़मीन में कम होता जा रहा है। अब कम हो रहा है तभी इसकी वैल्यू रिकवरी ज़्यादा जी हो रही बिल्कुल, है, हाँ हाँ। क्योंकि लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक तो वो इफेक्ट इसका बढ़ रहा है, दूसरा क्योंकि खनिज है कम हो रहा है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। और अब आप डिमांड में ये देखिए, हम 2014 में 110 करोड़ थे, आज हम 150 करोड़ पे आ गए। तो ये 40 करोड़ लोग बड़े हैं, ये शादी भी करेंगे, इनके बच्चे भी होंगे, ये तो गोल्ड की डिमांड तो कंटिन्यूस बढ़ ही रही है ना। जाएगी, हाँ। तो इसलिए गोल्ड तो सदा के लिए है, एंड इट विल कीप ऑन शाइनिंग, मैं इस पे पूरा यकीन करता हूँ। हाँ। अब गोल्ड में क्या है कि एक गोल्ड के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, और एक म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छी स्कीम है, और स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत अच्छी स्कीम ओके, है। तो ये तीनों आप एक एक करके हाँ। एक्सप्लेन करें। अब अगर आपके पास मात्र जैसे 1 लाख रुपए किलो 1 लाख रुपए का तोला गोल्ड हो गया, तो 1 ग्राम 10,000 का है। जी। लेकिन आप 100 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हैं, आप कैसे? 200 रुपए का भी खरीद सकते हैं। ETF आता है गोल्ड 20 के ओके, नाम से, हाँ हाँ हाँ। और कई सारे ETF हैं, आप गूगल करिए लिस्ट ऑफ गोल्ड ETF, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, हर एक का अलग अलग प्राइस है, आप वो कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आजकल बहुत सारी ऐप हैं जिसमें आप 2,000, 3,000, 5,000 का गोल्ड खरीद सकती हैं और अपनी एक सेविंग कर सकती हैं, और जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वहाँ गोल्ड बढ़ता रहेगा। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? एक तो आपने ETF बताया था, दूसरा ऐप के बारे में बताया था, और तीसरा ज्वेलरी है नो। हाँ, तीसरा, यदि आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 जो भी एक लमसम में अमाउंट बचता है, आप उसका फिजिकल गोल्ड खरीद लाइए, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है। या इसको मैं दूसरी तरीके से जो कहता हूँ, या जो मेरे से महिलाएं कुछ पूछने आती हैं,
तो मैं कहता हूँ आप पहले डिजिटल गोल्ड खरीदें, आप पे 1,000 रुपये हैं, आप 1,000 का लें, 2,000 हैं 2,000 का लें, 5,000 हैं 5,000 का लें, ऐसे आप अपना 1,50,000 रुपये इकट्ठा कर लीजिए। और जब आपके ये 1,50,000 जो भी आपका वो है, इसको बेचिए और फिर फिजिकल गोल्ड ले लीजिए। जी। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे पूरे 50,000 लाख का ही गहना लेना है, हाँ, हाँ। तो वो ना आप कभी जोड़ पाएंगी ना वो कभी आएगा, और जो पैसे बचते हैं वो खर्च हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि छोटे छोटे वो करिए, जोड़िए और बड़ा ले आइए। ओके, तो ठीक है। ये एक विकल्प है। ओके, क्या सिल्वर हम सोच सकते हैं कि गोल्ड से भी आगे भाग सकता है आने वाले दिनों में, या फिर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता जा रहा है, तो क्या सिल्वर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के अभी लिए? देखिए कल ही ताजी एक न्यूज़ आई है, मैं इस पे रील भी बनाने वाला हूँ। वैसे आज मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं पहले आपका पॉडकास्ट आ गया। हाँ। कल ही एक वो आया है कि जैसे अभी तक स्टैंडर्ड गोल्ड क्या था BIS के हिसाब हाँ, से, हाँ। 24 कैरेट, 22 कैरेट, फिर 18 कैरेट, 14 कैरेट, अब BIS ने 9 कैरेट को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब आप देखेंगे कि 9 कैरेट में भी गहने बनने लगेंगे, जी। क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि दे आर लेफ्ट विद नो चॉइस कि वो 9 कैरेट में बनाएं। और वैसे भी आजकल आप जैसी, मैं तो खैर देखिए मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन जो मेरी बिटिया भी है और जो ये यंग महिलाएं हैं, ये तो पहनती ही सारा वही हैं, सिंपल गोल्ड सिंपल गोल्ड विद वेरी डेलिकेट एंड हाँ। दिस थिंग। मेरी अपनी बिटिया भी ऐसे ही पहनती है। तो गोल्ड की वैल्यू को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या किया, अब 24 से 22 पे आए, 22 से फिर 18 पे आए, 18 से 14 पे आए, और अब 9 पे आ गए हैं। तो 9 कैरेट एक विकल्प है। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अगर महिलाएं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कैसे वो शुरुआत करें? एक इनिशियल स्टेज पर आने के बाद, समझ लीजिए एक नई महिला है, उसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है, क्या स्टेप होने चाहिए उसके पहले? देखिए, स्टॉक मार्केट सुनने में और समझने में ऐसा लगता है बहुत आसान है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके। तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि 93% पीपल आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। तो आप वैसे कोई भी बिजनेस चैनल देखें तो उस पर ये रोज कोई ना कोई बोल ही रहा होता है कि भैया लॉस से बचो, लॉस से बचो, क्योंकि 93% लोग लॉस में हैं, और ये सेबी का डेटा, ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं। हाँ। तो मेरा कहना ये है कि आपके पास या तो काफ़ी बड़ा पैसा हो तो आप डायरेक्ट मार्केट में आए, अदरवाइज अगर कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर फिर भी ये है कि मुझे अपने हाथ से खरीदना है, बेचना है, तो इंडेक्स के ETF आते हैं, जैसे निफ्टी ETF हो गया, बैंक निफ्टी ETF हो गया, IT का ETF हो गया। आप उन सेक्टर्स में पैसा लगाएं रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको स्टॉक के उससे। कोविड जब चल रहा था, सारी मार्केट डाउनफॉल पे थी, FMCG के स्टॉक ऊपर जा रहे थे। तो एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने नाम सुना होगा जी। उसका स्टॉक उस वक्त भी 2300-2400 था, आज भी वही है, 5 साल बीत गए। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब देयर इज नो रिटर्न। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंपनी अच्छी नहीं थी, कंपनी बहुत अच्छी है, ब्लू चिप कंपनी है। पिछले 50 साल से हम लोग टूथपेस्ट से लेके सब कुछ यूनिलीवर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिटर्न नहीं आई। क्यों नहीं आई? दैट कैन बी एनी रीज़न, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो हमारा चर्चा का अभी विषय नहीं है। तो स्टॉक्स में क्या हुआ कि हो सकता है जो पर्टिकुलर स्टॉक आप लें वो अंडर परफॉर्म करे या नो परफॉर्म करे, या वो कंपनी ज़ीरो भी हो सकती है जी। लेकिन वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स या ETF ऑफ इंडेक्स, तो वहाँ पे ये है कि अगर अब इंडेक्स क्या होता है, 50 कंपनियों का एक समूह है जी। तो सरकार ने क्या कहा, भैया जो भी टॉप की 50 कंपनी है उसको एक हम इंडेक्स बना देते हैं, यानी इस डब्बे में डाल देते हैं। अब वो 50 कंपनी हमेशा बेस्ट ही रहने वाली है। अब अगर इन 50 में से कोई भी एक कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी वो बाहर आ जाएगी, और जो 51 कंपनी है वो अंदर घुस जाएगी। ओके। तो दैट मीन्स यू आर ऑलवेज विद 50 बेस्ट कंपनी। आप सेफ रहोगे हमेशा, आप सेफ रहोगे। ये दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये लगाए तो ये 50 नहीं हो सकते, 50 हो सकते हैं, लेकिन वो 50 भी बेस्ट में ही होंगे। यू आर ऑलवेज विद द बेस्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, हमेशा बेस्ट के साथ हैं, तो इसको हम बोलते हैं निफ्टी का ETF। ऐसे ही बैंक निफ्टी का ETF होता है, ऐसे ही IT का होता है। तो आप ETF में पैसा डालिए या किसी भी इंडेक्स में पैसा डालिए, तो उसमें क्या होता है, कंपनी के सिलेक्शन से आप बच जाते हैं। अगर IT सेक्टर अच्छा करेगा तो सारी कंपनी चलेंगी। एक कंपनी हो सकता है 20-30% दे, लेकिन इंडेक्स हो सकता है 16-17 दे, लेकिन एक कंपनी 30% गिर भी सकती है, इंडेक्स 30% इतनी आसानी से नहीं गिरा करता। एक फैक्टर ये है। दूसरा,
मुझे दिख रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया। जैसे हम लेते हैं येस बैंक, बैंक चल रहा है, आपको दिख भी रहा है, ब्रांच में काम भी हो रहा है, सब काम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, क्रेडिट कार्ड भी है। येस बैंक के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नहीं हो, और मैं पूरा मतलब मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन उसका स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। तो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, अगर आपको खुद से बटन दबा के करना है तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज बेस्ट है म्यूचुअल फंड को पैसा दे दीजिए। क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेरे पास कब खबर आएगी, जब मार्केट में हरकत हो चुकी होगी और उससे क्या होगा, प्राइस गिर रहा होगा, तब मेरे को पता लगेगा अरे यार ये क्यों गिर रहा है, मैं देखूं। लेकिन जो गिरा रहा है उसे वो कौन है, FII DIIs या म्यूचुअल फंड्स, तो वो म्यूचुअल फंड के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। अब इसकी एक वजह है, इसकी वजह क्या है कि मैं एज ए इन्वेस्टर कितने पैसे लेके बैठा हूँ, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं 1 करोड़ भी लेके बैठा हूँ। लेकिन क्या 1 करोड़ की पूंजी लेके बैठने के बाद मैं इंफॉर्मेशन पे, टीम पे, रिसर्च पे 10 लाख रुपए महीना खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन म्यूचुअल फंड करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इन सब चीज़ों पे, तब वो हमारे को एक अच्छी रिटर्न दे पाते हैं। सेकेंडली, उनकी स्टडी कितनी डीप डाउन होती है कि आज इस कंपनी का ये प्रॉफिट है, कल इस कंपनी का ये सेल्स हो सकती है, वो तो प्रोजेक्ट करते हैं, और उस प्रोजेक्शंस पे दे बाय द स्टॉक विद ए विज़न ऑफ के ये मुझे 10 साल होल्ड करना है, ये मुझे 15 साल होल्ड करना है, ये मुझे 30 साल होल्ड करना है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। सेकेंडली, जब भी कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, दे आर द फर्स्ट वन टू क्लिक इट आउट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो कोई भी जब स्टॉक नीचे आया है, मान लीजिए कोई 500 का स्टॉक है, वो 300 आया, तो वो 300 आपके और मेरे बेचने से थोड़ी आएगा, हम रिटेलर तो कुछ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे होते हैं, तो दे आर द फर्स्ट वन टू क्लिक इट आउट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 500 वाला 300 में मिल रहा है, तो हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो 300 वाला 150 मिल रहा है, वो लोग बेचते जा रहे हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह खरीद रहे हैं, और अल्टीमेटली वो किसी और अच्छे स्टॉक में घुस जाते हैं, हम इसे पकड़ के बैठे रहते हैं। तो हमें कभी भी ना पेनी स्टॉक या इस तरह का स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बात समझ के चलिए कि जहाँ पे वैल्यू होगी उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। और हम ये सोचें कि हम 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये वाले लाखों स्टॉक ले लें और ये कल को 6 रुपये से 600 हो गया तो हम तो अरबपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सपनों में होता है, और सपने मैं दिखाता नहीं लोगों को। सर, मार्केट में जो भी कोई आता है ना, ये सोच के आता है कि तो अभी भाई नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला तो हमें ही बनना है। ये सपना लेके आने वालों को आप क्या एडवाइस दोगे, और सच में राकेश झुनझुनवाला बनना पॉसिबल है? देखिए, इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ नहीं है। राकेश जी भी यहीं पैदा हुए थे, यहीं पे आए, यहीं काम किया। लेकिन राकेश जी जैसा बनने के लिए ना एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, एक बहुत बड़ी स्टडी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की जितना मैं उन्हें पढ़ा है, हालांकि मैं तो कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इंटरनेट पे ही पढ़ा है कि वो पिछले 20 साल या 25 साल से तनिष्क को होल्ड करके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने वो स्टॉक मान लो 10 या 20 रुपये या 50 रुपये पे लिया था, आज 2500 3000 हो गया, उसके बाद स्प्लिट हो गया, फिर वो वहाँ पहुँच गया, वो होल्ड करके बैठे हैं। है आप में इतना जज्बा? हम लोग 100 की चीज़ 110 होती है तब तो हमारे पेट का पानी हिलने लगता है कि भाई निकलो निकलो निकलो, कहीं ये भी लॉस में ना आ जाए। हम इतना लंबा होल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ब्रांड पे, मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट पे और कंपनी पे। वो उनकी स्टडी है। अगेन व्हाट आई सेड कि हम लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम बजाय इस पे दिमाग लगाएं कि कौन सा चलेगा क्या चलेगा, इसके लिए आप आउटसोर्स कर दें अपने पैसे को और उन्हें दे दें, वो लोग बेटर कमा के दे देंगे। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो खुद बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट करता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ पिछले 20 साल में 14% कंसिस्टेंटली कमा पाए हो क्या? अगर नहीं कमा पाए तो बेटर है उसको दे दो ना पैसा। वेरी ट्रू। हाँ भाई, जो आदमी ये कह रहा है मैं तो पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, हो सकता है आपका एक स्टॉक 10 20 50 रुपए वाला 500 नहीं 5000 पहुंच गया हो, लेकिन हाउ मच परसेंटेज इज दैट ऑफ योर होल पोर्टफोलियो? मैं तो होल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले आपने जो काम शुरू किया था और आज आप कहीं भी पहुंचे हो, क्या वो 14 15 20% की CAGR है? नहीं है। इसको मैं बहुत काबिलियत नहीं मानता कि आपने 20 लाख लगाए थे आज वो 1 करोड़ हो गए। भाई, मुझे तो सिर्फ ये बता दो कि हर 5 साल में मेरी कैपिटल डबल हो रही है नहीं हो रही? हाँ,
सही है। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर नहीं है हाँ। तो बेटर है म्यूचुअल फंड को दे दो और मैं कुछ और काम कर लूँ, हाँ। 1 लाख 2 लाख की नौकरी कर लूँ, तो वो तो जो कमा रहा है, मैं अपने रिसोर्सेज से और ज़्यादा पैसा बना लूँ।